गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी छठवीं कविता जो है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये कविता हो गई है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 7वां पाठ मेरे रजा साहब। और इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। अब ये सुजाता बजाज जी जो है उनका जन्म जो है वो राजस्थान जयपुर में हो गया है 1958 में। फिलहाल वो अभी भारत में नहीं है बल्कि पेरिस में रहती है, लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत सुंदर चित्र निकाल रही है। वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है। उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं और उन मूर्तियों को उन्होंने क्या किया है, भारतीय रंगों से सजाया है। गणेश जी की मूर्तियाँ तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। प्राचीन संस्कृतियों में जो हमारी प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों को उन्होंने बनाया है। और उनकी जो ये मूर्तियाँ हैं ना वो बहुत सादगी है, सादी है, रंगीन है, जिसमें खुशी की झलक भी दिखाई देती है और गम की झलक भी दिखाई देती है। यानी कि तुम्हें पता है ना कि जब हम मूर्तियों को देखते हैं ना, फिलहाल अभी गणेश उत्सव आने वाला है, गणेश जी की मूर्ति को तुमने देखा होगा कितनी अच्छी तरह से वो पेंट करते हैं। और कभी देखे हैं गणेश जी के आँखों को? जब हम आँखों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो गणेश जी जो है वो हमसे बातें कर रहे हैं। या कौन सी मूर्ति ले लो, जो मूर्तिकार होता है और मूर्ति जो बनाता है और उसे जो कलर देते हैं वो कलर इतना मोहक होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये मूर्ति जो है वो निर्जीव नहीं है बल्कि सजीव है। ये उनकी कलाकारी होती है, उनके कला को आकार उन्होंने दिया हुआ रहता है। तो हमारी जो लेखिका है सुजाता बजाज, वो बहुत ही फेमस ऐसे चित्रकार है और उनकी जो चित्रकला जो है वो पूरे पेरिस में बहुत फेमस है। और उन्होंने ये पाठ लिखा है मेरे रजा साहब। अब ये रजा साहब कौन है? रजा साहब भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। और ये जो रजा साहब है उन्होंने सुजाता जी को बहुत प्रेरणा दी है, उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। और रजा साहब जो है वो उनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने उसका सरनेम लिया है, रजा साहब बताया है। और उन्होंने कहा है कि मेरी ये सर्वनाम है, यानी कि सुजाता बजाज जी का। और ये हमारे जो जिसके आधार पर उन्होंने पाठ लिखा है, संस्मरण लिखा है, रजा साहब, उनका गहरा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मेरे रजा साहब कहा है। हम मेरे कब बोलते हैं? भारत मेरा देश है। कब बोलते हैं? क्योंकि अपनापन, जब मेरे बोलते हैं तब उसमें अपनापन होता है। तो सुजाता बजाज जी के मन में हमारे जो रजा साहब है उनके प्रति आत्मीयता की भाव है, प्रेम की भावना है, और इसलिए उन्होंने पाठ का नाम दिया है मेरे रजा साहब। ओके, अब यह संस्मरण के रूप में है। ये संस्मरण क्या होता है? कोई बड़ी व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर उनका देहांत हो जाए तो उनके बारे में उनकी जो यादें होती है उन यादों को जब कोई लिखता है ना तो उसे कहते हैं संस्मरण। यानी कि मरने के बाद उसे स्मरण करना, उनके साथ जो बिताए हुए क्षण होते हैं, जो की हुई बातें होती है, उन बातों को लिखना, उसे कहते हैं संस्मरण। तो हमारी जो लेखिका है सुजाता बजाज जी, उन्होंने बहुत सारे क्षण पल रजा साहब के साथ बिताए हैं, अनुभव किया है उनका नज़दीकी से, और इसलिए उन्होंने और उससे बहुत सारी प्रेरणाएं ली है, और इसलिए उन्होंने अपने भावनाओं को इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। ओके, तो चलो हम देखते हैं हमारा 7वां पाठ मेरे रजा साहब। तुम्हारे सामने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। जब मैं पढ़ती हूँ तब तुम्हें टेक्स्ट बुक में देखना है, जब मैं तुम्हें स्पष्टीकरण देती हूँ तो तुम्हें क्या करना है, मेरी ओर ध्यान देना है। ओके, चलो पन्ना क्रमांक 16 मेरे रजा साहब, पाठ क्रमांक 7वां सुजाता बजाज। देखो गद्य संबंध में क्या बताया है,
प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण मैंने बताया है कि यादें लिखी है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव प्रेम से प्रेम, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। यानी कि ये स्वभावगत विशेषताएं हैं, किसकी है? रजा साहब की। ये स्वभाव गुण है। कौन से गुण है? तो देखो उन्होंने बताया कि सर्वधर्म समभाव, वो मुसलमान थे लेकिन फिर भी हिंदू, सिख, इस्लाम इन धर्मों का वो आदर करते थे। आगे दिया देखो, मानव मात्र से प्रेम करते, यानी कि हर एक व्यक्तियों से वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप में थे, यानी कि प्रेम करते, उसका नाता रिश्ता था। जिज्ञासु, देखो कलाकारों को प्रोत्साहन करते थे। अभी यहाँ पे उन्होंने युवा कलाकार, जो कलाकार जो है अभी युवक है, उन्हें प्रोत्साहन देने की, मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने उसे मोटिवेट किया है, प्रोत्साहन दिया है, प्रेरणा दी है कि नहीं, तुम्हें ऐसे कलाकारी को दिखाना है, तुम्हारे अंदर के जो गुण है उसे तुम्हें क्या करना है, बाहर निकलना है। ओके। उसके साथ उन्होंने क्या कहा है? जिज्ञासा वृत्ति, इगरनेस, हमें लगता है ना, कुछ उत्साह होता है, जिज्ञासा होता है, कुछ जानने की हमें जो एक चाहत होती है उसे कहते हैं जिज्ञासा। और आदि कृतियों के प्रति लगाव, जो कृतियां करनी है, सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, तो हमें क्या करना है, बोलने के साथ साथ उसकी कृति भी करनी है। और ये जो है उनके बहुत सारे गुण जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। और देखो क्या कहा है, इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। सच्चा कलाकार कौन होता है? जो अपने कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, उसे कहते हैं सच्चा कलाकार। जो भी हम काम करते हैं पूरे समर्पित भावना से करनी चाहिए, कौन सा भी काम हो। अगर मम्मी ने झाड़ू लगाने के लिए कहा ना, तो भी उसे अच्छी तरह से लगाना है। कुछ भी ऐसा किया हो गया नहीं। बर्तन मांजने वाले जो होते हैं उसके भी बर्तन में चमक आनी चाहिए। कौन सा भी काम कम दर्जा या ज़्यादा दर्जे का या उच्च दर्जे का, नीच दर्जे का नहीं होता। काम में अपना दिल कितना है, मन लगा के काम किया तो कोई भी काम अच्छा हो सकता है। ओके। तो उन्होंने ऐसे बताया है, हमें क्या बताया है कि कोई भी सच्चा, ये सच्चा कलाकार है। तुम्हें भी सच्ची पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम्हारा मन, तुम्हारा तन एक साथ होना चाहिए। हमारा तन तो यहाँ पे रहता है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घोड़े पे सवार होके कहाँ जाके आता है, मन के घोड़े पे सवार होके आता है ना। फिर क्या हो जाता है, हम फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, ऐसा होता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो हम देखते हैं हमारे लेखिका हमसे क्या कहते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। अभी देखो 23 जुलाई को सुबह एक समाचार मिला है। समाचार यानी कि खबर, मराठी में बातमी म्हणतो ना, बातमी, न्यूज। सुजाता जी को 23 जुलाई को एक खबर मिली है, एक न्यूज मिली है। कौन सी है? रजा साहब नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? रजा साहब का देहांत हो गया है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, ऐसी उसे खबर मिली। और वह सुनते ही मानस पटल पर, मानस यानी कि मन, मन के पटल, पटल यानी कि स्क्रीन, पर्दा, मन के पटल पर यादों की कतार सी लग गई। कतार, कतार यानी कि लाइन। कोई लाइन में खड़ा होता है तो कैसे होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति होता है, उसके पीछे तीसरे व्यक्ति होता है, और लाइन बन जाती है, कतार बन जाती है। अभी लेखिका के मन में ये सब विचार एक के बाद एक आने लगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, विचारों को किसकी उपमा दी है? कतारों की, यादों की कतारें। जो पल, जो समय सुजाता बजाज जी ने रजा साहब के साथ बिताए थे, जो क्षण बिताए थे, जो बातें की थी, उनके बारे में उसके मन में, मन के स्क्रीन पर सब एक के बाद आते जा रहे थे। ऐसी कतार सी लग गई, यानी कि कैसे मिले रजा साहब मुझे, रजा साहब के साथ मेरी कौन सी बातचीत हो गई थी,
हम लोग कैसे बातें करते थे, ये सब बातें, ये सब यादें उसके मन में एक के बाद आती गई। इसके लिए कैसे कहा है, लंबी कतार से, एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। पिछले फरवरी यानी कि मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी, हम तो फरवरी में उनकी मुलाकात हो गई होगी और 23 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, यानी कि 5 महीने पूर्व की बात है। ओके, अभी ये जो हमारे लेखिका को 23 जुलाई को खबर मिली है, अभी वो कहाँ पहुंची है, फरवरी महीने में, यानी कि उसके पूर्व कहाँ गए। देखो, लेखिका दिल्ली गई थी। उसके दिल्ली जाने का कारण क्या था, वहां पे गणपति प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन था, गणेश जी के मूर्तियों का एग्जीबिशन था और इसके कारण हमारी जो लेखिका है वो दिल्ली गई थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। वो मन ही मन में चाहती थी, इसका मतलब रजा साहब बीमार थे, व्हील चेयर पर थे, ये सुजाता जी को पता था, लेकिन वो ऐसा चाहती है कि मेरी जो प्रदर्शनी है, मेरे गणेश जी की जो मूर्तियां मैंने सजाई है, उसे देखने के लिए रजा साहब वहाँ पे आ जाए। ऐसा उसे मन ही मन में उसे लगता था, प्रदर्शनी के उद्घाटन करने के लिए, वो समारोह की शुरुआत करने के लिए वो आ जाए, ऐसे उसे लगता है। अवसर यानी कि मौका, उस मौके पर उस समय आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई, अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी वो बात, अनहोनी, अशुभ बात, दुर्घटना, बुरी घटना, ऐसे बहुत सारे शब्द है उसे, वो हो गई। अभी वो कौन सी बात है, देखो, उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। अभी देखो, लेखिका को ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली में जा रही हूँ, मेरी गणपति प्रदर्शनी है, वहाँ पे रजा साहब आए और क्या करे, मेरे उद्घाटन की शुरुआत वो करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रात हमारी जो सुजाता जी है, उन्हें एक स्वप्न, उसका यानी कि सपने में उन्होंने देखा, क्या देखा है कि रजा साहब उनके सपने में आ गए हैं और रजा साहब उसे क्या कह रहे हैं कि सुजाता जी मुझे मिलने आओ, अभी पता नहीं मेरे दिन नज़दीक आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने पहले शुभकामनाएं दी, उसे उठाया है कि तुम्हें, तुम्हारी प्रदर्शनी हो रही है तो तुम्हें शुभकामनाएं, फिर उसे उठाया, उसे बताया है कि तुम क्या करो, मुझसे मिलने आओ, क्योंकि मुझे पता नहीं, अभी मेरी गारंटी नहीं है, मैं कब मरने वाला हूँ मुझे पता नहीं है, और इसके लिए मुझे मिलने आओ। देखो, हमारी अंतिम इच्छा, जो मरण शैया पर रहता है, उसकी अंतिम इच्छा हमेशा पूछते रहते हैं। तो शायद सुजाता जी और रजा साहब के जो आत्मीय संबंध थे, इसके लिए उसे ऐसा लगता था कि सुजाता जी उसे मिलने आए, तो वही बात उसके सपने में आ गई और उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो रजा साहब जो है वो सुजाता जी से कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मुझे मिलने आओ, क्योंकि पता नहीं है मेरे कितने दिन है। और यह सब सपना जो है, या सपना जो उसने देखा सुजाता जी ने, तो उसने सोचा कि नहीं नहीं, अभी किसी भी हालत में मुझे क्या करना है, उससे मिलना ही है, और वो मिलने के लिए चली जाती है। देखो, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, बराबर है। मुझे सपने में रजा साहब दिखाई दे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बीमार हूँ, आ जाओ, तो क्या है, मुझे देखना जाना चाहिए, ऐसा उसे लगता है, ये मेरा कर्तव्य है, और वो वहाँ से चली गई है। मैं पहुँच गई उससे मिलने के लिए, यानी कि लेखिका वहाँ से चली गई मिलने के लिए। ये वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, शून्य की तरह, यानी कि शून्य जो होता है, यानी कि कोई कोशिश नहीं करते हिलने की, कुछ नहीं, वो शांत तरीके से बेहोश पड़े थे। लेकिन वहाँ पे शून्य का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि जो जीरो होता है, जीरो, वो किसी के आगे लग जाएगा तभी उसे कीमत प्राप्त हो जाती है। वैसे उसको खुद को कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वो एक के आगे लग जाएगी तो 10 बन जाएंगे, उसके और आगे लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएंगे।
उसके और एक लग जाएगा तो 1000 बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ अकेला रहेगा 0 तो उसकी कोई मायना नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वैसे रज़ा साहब जो है ना, वो रज़ा साहब कैसे थे, शून्य की भांति, यानी कि उसका कोई मायना नहीं, ऐसे निश्चिष्ट पड़े थे, हलचल नहीं थी। मैंने उसके हाथों को छुआ, टच किया, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। अभी उन्होंने, उसकी सांस चल रही थी। सांस के 2 अर्थ होते हैं, पता है। एक सांस कौन सी होती है, जो घर में पति की या पत्नी की जो माँ होती है उसे कहते हैं सांस, जो सांस लेने नहीं देती है, सही है ना। और दूसरी सांस जो होती है, जो हम सांस लेते हैं, श्वास, जो हम हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन को लेते हैं उसे कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को छोड़ देते हैं उसे कहते हैं सांस। तो उनकी सिर्फ सांस शुरू थी, बाकी जो था वो वैसे ही शांत तरीके से पड़े हुए थे, शून्य रूप में। तो लेखिका ने उसे अलविदा कहा, बाय बाय कहा और वो आ गई, क्योंकि उसने छुआ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो फिर से लौट आई। अभी देखो, लौट आने के बाद उन्होंने क्या किया है, रज़ा साहब के साथ उसके जो पल उन्होंने बिताए हैं और उनके बारे में जो जानकारी है वो उन्होंने आगे दी है। देखो कवि लेखिका क्या कहती है, रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। वे स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अभी ये रज़ा साहब जो है वो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि सिर्फ मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये मेरा धर्म ही बस नहीं, वो हिंदू और ईसाई के धर्म को भी मानते थे। और इसलिए उनकी जो स्टूडियो थी जहाँ पे वो मूर्तियाँ बनाते थे, चित्र निकालते थे, वहाँ पे उन स्टूडियो में भगवद गीता भी थी। गीता का मतलब मैं नहीं है, भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, क्रॉस, जो हमारा क्रॉस ईसाई का जो धर्म चिन्ह रहता है क्रॉस, वो क्रॉस, उसके साथ उन्होंने बताया उसके मम्मी का फोटो था, वहाँ पे माँ का फोटो था, गांधी जी की आत्मकथा थी, शायद उससे वो प्रेरित हो गए होंगे। और उन्हें शायद मोगरा जो है यानी कि बेला, मोगरा का समानार्थी शब्द कौन सा है, बेला। तो ये मोगरा जो सुगंधित होता है, हमेशा सुगंध देता है, उन फूलों की मालाएं, सूखी मालाएं हैं, यानी कि शायद उन्होंने कहाँ से लेके आए हैं या उसने किसे दिए हैं, वो सूख गई है लेकिन वो सूखी मालाएं भी वहाँ पे है। और ये जो सूखी, अभी सूखी का 2 अर्थ होता है। एक सूखी का मतलब क्या है, जो हम आनंद व्यक्त करते हैं, आई एम हैप्पी, ऐसा बोलते हैं, वो सूखी। और एक सूखी का मतलब क्या है, सूख जाना, ड्राई। ओके, तो ये से सूखी मालाएं हैं, यानी कि उन्हें बहुत वो मोगरे का फूल जो है वो बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि देखो वो गणेश जी को भी पूजते थे, उसकी आराधना करते थे, और साथ में रविवार के दिन वो चर्च भी जाते थे, यानी कि सर्वधर्म समभाव वो रखते थे, यानी कि अपने धर्म का पालन भी करते थे, साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य मुस्लिम तो वही थे, ईसाई धर्म का वो आदर भी करते थे। तो सर्वधर्म समभाव उसमें ये भावना थी, हाँ, उसकी विशेषता थी। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रज़ा है। अभी देखो मुंबई में कालागोट्टा ऐसा कुछ एक स्थान है जहाँ पे 1952 में ये जहांगीर आर्ट कॉलोनी बनाई थी, जहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी होती है, साइंस एग्जीबिशन होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकला, मूर्तिकला, उसकी प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होता है। तो वहाँ पे लेखिका के पे एग्जीबिशन था और उस एग्जीबिशन में ये आए थे, कौन, SH। अभी S का मतलब क्या है, सैयद हैदर रज़ा, ये वहाँ पे आए थे और लेखिका को किसी ने बताया कि वहाँ पर वो रज़ा साहब आए हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था, सूची यानी कि लिस्ट, यानी कि लेखिका को पता है कि ये जो है ना रज़ा साहब वो बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, चित्रकार है और मूर्तिकार है, तो मुझे कुछ अगर चाहिए तो मैं उससे मिल सकती हूँ, उससे प्रेरणा ले सकती हूँ। तो उनकी सूची में उन्होंने लिखा था कि ये सब मेरे प्रेरणादायी स्तोत्र है, हाँ स्तोत्र है, तो उसे वो देखती है। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए, देखते ही रह जाना, दंग हो जाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि रज़ा साहब मुझे आपसे बात करनी है, तो शायद उनका रिएक्ट कैसे रहेगा,
क्योंकि वो पहचानते नहीं है ना। जिसे हम पहचानते हैं उसके साथ हम मिल जाते हैं, लेकिन जिसे हम पहचानते नहीं, उसने कहा मुझे आपसे बात करनी, तो हमारे मन में शक होता है, नहीं इससे तो मैं पहचानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरे साथ कौन सी बात करनी होगी। हाँ, तो वही देखते रह गए। आगे देखो, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का मतलब क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर, जैसे हम लोगों ने राम कुमार वर्मा और अनुराग वर्मा जी का जो पाठ है मधुबन, ये पढ़ा है, उसमें मैंने बताया कि इंटरव्यू कैसी होती है। तो ये इंटरव्यू दे दिया, बहुत सारी बातें हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं रजा साहब हूँ, उन्होंने कहा होगा कि मैं सुजाता बजाज हूँ, मैं मूर्तिकला जो है उसमें मैं अभी आगे जा रही हूँ, शायद ऐसी बातचीत हो गई हो। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं, क्या करती हैं आप और। तो मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, चित्र निकालती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। उसने कहा अच्छा तू पेंटिंग भी करती है, शायद वहाँ पे उसने मूर्तियाँ बनाई है। तो उन्होंने कहा मूर्तियाँ बनाती है तो उसके साथ और क्या करती हो। तो उसने कहा हाँ मैं पेंट भी करती है, यानी कि उसको रंग भी उसमें भर देती हूँ। तो उन्होंने तुरंत कहा, तुरंत यानी कि जल्दी में कहा चलो मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है, कभी लेखिका कहते मैं दिल्ली में आ गई थी, सॉरी मुंबई में आ गई थी, और मेरा काम कहाँ है, पुणे में है। वहाँ पे वो पुणे में काम कर रही थी, तो मुंबई पुणे में डिस्टेंस है, अंतर है ना। तो उसने कहा मैं सोच में पड़ गई, अभी काम कैसे देखेंगे। उसने कहा मुझे कुछ देखना है, तो मेरे हाथ में रहेगा तो हम देख सकते हैं, या आसपास में रहेगा तो देख सकते हैं। ये तो मैं मुंबई में हूँ और मेरा काम पुणे में है, तो यहाँ से मैं कैसे उसे दिखा सकती हूँ। तो वो इसलिए वो सोच में पड़ गई कि अरे रजा साहब मुझे कह रहे हैं कि आपका काम दिखाओ, लेकिन मेरा काम तो है ही नहीं। तो इसलिए वो क्या करती है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई है। और उन्होंने कहा कि मेरा काम तो पुणे में है, उन्हें बताया, तो वे बोले चलो पुणे। उसने कितने आसानी से कहा चलो पुणे जाते हैं हम। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा सामान देखा, जो कलाकार जो पेंट किया है, मूर्तियाँ देखी है, चित्र देखे हैं, और फिर उनके मन में एक आशा की किरण जाग उठी और उसने कहा कि देखो आपको पेरिस आना है, ये देश है जहाँ पे चित्रकलाओं की बहुत मांग है। अगर आप यहाँ रहोगे शायद तुम्हारे चित्र इतने बेचेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें पेरिस आना है, वहाँ पे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यानी कि वहाँ पे तुम्हें और अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो है शायद तुम्हारे इस पेंटिंग को ज़्यादा ऊंचा दर्जा देंगे, और इसलिए तुम्हारा भविष्य यहाँ पर नहीं है, तुम कहाँ आ जाओ, पेरिस आ जाओ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हमारे जो लड़के युवा पीढ़ी जो है वो क्या कर रही है, एमएस करने के लिए जर्मनी जा रही है, जापान जा रही है, अमेरिका जा रही है, लंदन जा रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में हमने जो पढ़ाई की है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परदेश चले जाते हैं और वहाँ पे स्थायी हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ये भी ऐसे ही रजा साहब ने भी उसे कैसे कहा कि तू यहाँ पे इंडिया में रहेगी, तुम्हें इतना तुम्हारे विकास नहीं होगा चित्रकला का, तुम्हें कहाँ जाना है, पेरिस में जाना है, वहाँ तुम्हारा भविष्य जो है वो उज्जवल है। छोटे से छोटे बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी कि छोटी सी बात भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि देखो जीवन में हमें से छोटे से बातों को ही हमें महत्व देना है, हमें लगता है इतना सा है तो क्या है, नहीं, वहाँ पे भी हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। देखो तन्मयता यानी कि एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेशन जो था वो एक साथ था, निष्ठा थी। लगन यानी कि निष्ठा, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर ही ध्यान देना है। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उन्हें रुचि हुआ करती थी। उसका कोई पेंटिंग है जो बहुत सुंदर है और किसी ने उसे खरीदा, यानी कि वो बेच गए, बेचने के बाद तो उसे वो ऐसे नहीं देते थे, उसे रैप करके देना पड़ता था। तो वो पेंटिंग जो है उसे पैकिंग करने के लिए भी वो उसको रुचि थी, पसंद था। यानी कि अच्छी तरह से, जैसे तुम लोगों के फ्रेंड्स का कोई जन्मदिन रहेगा तो तुम लोग कैसे करते हो, ऐसे ही तोहफा देते हो, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, उसे अच्छी तरह से सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छा उसे रैप कर देते हैं, ऊपर नाम लिखते हैं, ताकि देने अंदर क्या है वो बात अलग है, लेकिन जो बाहर की जो दिखावट है वो अच्छी लगे, वो सामने वालों को वो लेने में बहुत मज़ा आए, हाँ उसमें कुछ तो अच्छा है ऐसा लगे, समझे। तो इसके लिए वो ऐसे पैकिंग में अच्छा रुचि रखते थे। कोई इस काम में मदद करता
कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। यानी कि किसी ने कहा अरे मैं रैप करता हूँ, तो रजा साहब कहते नहीं नहीं आपको नहीं करना है, मैं ही उसकी पैकिंग करूँगा, मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। ऐसा वो उसे हमेशा कहते थे, यानी कि खुद का काम वो खुद करते थे, किसी की मदद नहीं करते थे, किसी को मदद करने नहीं देते थे और खुद वो काम करते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। देखो उन्होंने कहा है बड़े करीने से, करीने यानी कि व्यवस्थित ढंग से, अच्छी तरह से, और धैर्य से। ऐसा नहीं कैसे भी रैप करके भेज दिया, नहीं, धैर्य होना चाहिए हमें धैर्य नहीं होता है, उतावले होते हैं कि कब उसे पैक करें और भेज दे, नहीं, वो धीरे से अच्छी तरह से उसे पैक करेंगे और फिर भेज देंगे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। अभी ससुराल का अपोजिट वर्ड कौन सा है? मैका। अभी लड़की ससुराल जाते समय ससुराल वाले क्या करते हैं तुम्हें पता है ना, दुल्हन को देखा है ना, तो दुल्हन कैसे भी जाती है? नहीं, दुल्हन सजती है, संवरती है, पूरे अच्छी तरह से ड्रेस पहनती है, फिर फूलों से सजाई हुई रहती है। और ये जो ससुराल जाने वाली लड़की जो है, हाँ, उसे अच्छी तरह से हम भेजते हैं। तो वैसे ही रजा साहब को ऐसा लगता था कि उसकी पेंटिंग जो है वो उसकी बेटी है। जैसे बेटी को विदाई करते समय उसे सजाते हैं, उसी तरह वो पेंटिंग जो है उस पेंटिंग की पैकिंग करते थे। जो भी उसने बेचा उसकी पैकिंग करते थे, उसे भेजते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। अभी देखो जब वो किसी को कुछ पत्र लिखते थे ना, तो उनका शब्द जो है, उनका अक्षर तो बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ उसके शब्द कैसे थे? नाप तौल कर। देखो हमने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कविता पढ़ी है, और उस कविता में हमने क्या सीखा है कि हमें नाप तौल कर बोलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि हमने कम बोला तो सामने वाले को लगता है कि ये अहंकारी है, बात ही नहीं करता है। और अगर हम ज़्यादा बोलने लगे तो कितना वाचाल है, कितना बोलता है, हम बोर हो गए उसकी बकबक सुन के, ऐसा लगता है ना। तो ये रजा साहब जो है वो पत्र लिखते थे, लेकिन उसमें जो उसके जो लिखावट जो थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पंक्तियों को नाप तौल कर, जितना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही वो बोलेंगे, लिखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा पत्र नहीं रहेगा या छोटा भी नहीं रहेगा, जितनी आवश्यक है उतनी बातें वो अच्छी तरह से लिखते थे। और फूल उसे बहुत पसंद थे। वो हमें पता चला कि उसके स्टूडियो में मोगरे के फूल थे। हाँ, तो कौन से फूल उसे प्यारे लगते थे? ये जो अभी मोगरे का नहीं, यहाँ पे फूल, सब फूल उसे प्यारे लगते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ जितना तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है तुम्हें समझ में आया होगा। अभी मैंने जो कृतियाँ दी है उन कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ: समाचार, खबर, मानस, मन के, पटल, पर्दा, अवसर, मौका, मोगरा, बेला, तन्मयता, एकाग्रता, लगन, निष्ठा, रुचि, पसंद, विवाद, मतभेद, गर्व, अभिमान। इन शब्दार्थों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। आगे देखो, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं: सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन और उनकी जिज्ञासा वृत्ति। आगे देखो, रजा साहब के स्टूडियो में इसे एक साथ रखा गया था, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ पे देखो, गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। अभी ये 8 है, एग्ज़ाम में 8 तो नहीं आएंगे, उसमें से कौन से भी 4 पूछे जाएंगे, तो तुम्हें ये 8 में से कौन से भी 4 लिखे तो चलेगा। ओके, आगे जो है वो ऐसा है, एक शब्द में उत्तर लिखो। गणपति प्रदर्शनी के लिए लेखिका कहाँ पहुँची थी? दिल्ली। रजा साहब किसे पूछते थे? गणेश जी को। रजा साहब की मृत्यु का समाचार कब मिला? 23 जुलाई को। और चौथा है, रजा साहब को प्यारे कौन लगते थे? फूल।
तो इन कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। आगे का पाठ पढ़ाने के बाद मैं आगे की कृतियाँ देने वाली हूँ, तुम्हें उसे बाद में लिखना है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।